नमस्कार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, सर पे चुनाव है, सवाल हजार हैं। अब की बार फिर नीतीश कुमार या फिर बिहार में बहेगी कोई नई बयार? ये सवाल सबके जहन में है। सब जानना चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव में क्या होगा। हालांकि हाल फिलहाल बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे देखें, जो एसआईआर पर तकरार है उसे देखें, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ हलचल तेज हो चुकी है। अब सवाल ये है कि बिहार में जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, वहीं महागठबंधन भी ताल ठोक रही है। अब सवाल ये है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में कांग्रेस एक जमाने में अकेले अपने दम पर राज करती थी। आज कांग्रेस की हालत बिहार में इतनी खराब क्यों है? हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। अ, बड़ौदा गुजरात से जुड़े हैं जी एस लाल साहब। लाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं मुक्तेश्वर वर्मा जी, जो अ, जमशेदपुर से जुड़े हैं। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और वर्मा साहब की राजनीति में रुचि है, काफी रुचि रखते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति में और जमशेदपुर में उनका कार्य क्षेत्र रहा है। वो वहाँ टाटा मोटर्स में थे, वो भी रिटायर हैं। और जयसलाल साहब ओएनजीसी में थे और वहां से रिटायर्ड हैं। दो बुद्धिजीवी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, दो बिहार के लाल हैं। और उनसे हम बिहार में कांग्रेस की बदहाल स्थिति पर सवाल करेंगे। लेकिन उस सवाल से पहले हम एक चीज रखें कि महज 20 साल पहले जब बिहार और झारखंड एक थे, उस वक्त विधानसभा में 324 सीटें हुआ करती थी। और बात है 1985 के चुनाव की। उस चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीती थी अपने दम पर और सरकार बनाई थी। हालांकि दिलचस्प ये है कि 1985 के चुनाव में कांग्रेस को महज 5 साल में 4 मुख्यमंत्री देने पड़े थे। वो बिंदेश्वरी दुबे थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, भागवत झा आजाद थे, और फिर जगन्नाथ मिश्रा थे। क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। तो 20 साल में, उस वक्त 1985 में कांग्रेस का वोट परसेंट बिहार में करीब 25% था। और आज की तारीख में 19 सीटों पर कांग्रेस का वोट परसेंट 9.5% है। तो आखिर कांग्रेस 20 सालों में बिहार में इतने रसातल में क्यों चली गई? शुरुआत वर्मा साहब आपसे, क्या वजह है? मेरे हिसाब से बहुत से कारण हैं। जैसे कांग्रेस का पतन हुआ, बहुत अगर समय के साथ बहुत चीज का पतन हुआ है। जैसे टेक्नोलॉजी में देखें कि नोकिया फोन कहाँ था, आज क्या हुआ। कोडक फिल्म था, कैमरा का जमाना था, वो कहाँ था, आज कहाँ है। तो उसके पीछे है कि हम समय के साथ अपने को ढाल नहीं सके। और कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है। कांग्रेस एक समय में सत्ता पे राज किया, लेकिन अगर देखेंगे कि जो राज किया है वो लोग सारे के सारे लोग उच्च जाति के वर्ग से आते थे। और जब समय के साथ करवट लिया और जब जातिगत समीकरण यहाँ पे बदलने लगा, जो पिछड़े जाति के नेता लोग उभरने लगे, अपना हक मांगने लगे, और उस समय कांग्रेस जो है अपने को उस अनुरूप ढाल नहीं सका। उनके पास में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं था पिछले वर्ग का कि जो कि उसको जो रिप्लेस कर सके, जो उच्च वर्ग के जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ा सके कांग्रेस। तो एक तो कि जातिगत समीकरण में कांग्रेस जो है अपने को ढाल नहीं सकी, उसके कारण पीछे चला गया। और जब लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग आए, तो कांग्रेस के पास में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं था कि उनका कोई मुकाबला कर सके। एक तो है कि जातिगत समीकरण में कांग्रेस बुरी तरह फ्लॉप हुआ, और आज उसी समीकरण में कहीं नहीं है कांग्रेस। और जब बीजेपी का उदय हुआ तो उच्च वर्ग जो है चले गए बीजेपी के साथ, जो बैकवर्ड है यादव मुस्लिम वो चले गए आरजेडी के साथ। जैसे मुस्लिम वर्ग कांग्रेस का हमेशा से समर्थक रहा है, मुस्लिम पूरे देश में, बिहार में भी एक समय में कांग्रेस का था। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही कांग्रेस के राज में, खास करके भागलपुर का दंगा, जो कि मुस्लिम के विश्वास को कांग्रेस के प्रति पूरी तरह से झकझोर दिया। और वो वोट बैंक जो है कांग्रेस से बुरी तरह छिटक के चला गया आरजेडी के पास में, या कुछ नीतीश कुमार के साथ में।
तो आपका जो भागलपुर का दंगा था या लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर को आप ठीक से हैंडल नहीं कर सके, केवल एक सामंतवादी विचार पे उच्च वर्ग के नेताओं को आप प्रश्रय देने लगे, जिनका खास करके जैसे ब्राह्मण लोग हैं। आप नेता तो बहुत दिए, और जब लोग जाति में उनका जो है नगण्य है, अगर आप नगण्य तो नहीं लेकिन बहुत कम है उन लोगों के, पिछड़े और दलित और मुस्लिम के कंपैरिजन में। तो उसमें भी हमको लगता है कि आपसे जो आपके कोर वोट बैंकर थे सारे के सारे कांग्रेस से दूर चले गए हैं, और सिर्फ जो पुराने जो खानदानी कांग्रेस के लोग हैं, जिनको विश्वास है, जो आजादी के हिस्सा में जिनके बाप दादे परदादा हिस्सा लिए थे, वही गिने चुने लोग जो है अब सही मायने में बोले कि कांग्रेस के समर्थक रह गए हैं, या उनके जो उनसे थोड़ा सा ये रखते हैं। लाल साहब, आप क्या सोचते हैं कि क्या है, क्या वजह रही? वर्मा साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो समर्थक थे, जो मुस्लिम, सवर्ण और दलित, मैं सही कह रहा हूँ वर्मा साहब? हम्म, हम्म, हम्म। तो वो तीनों कांग्रेस से दूर गए वक्त के साथ। लाल साहब। देखिए, मैं वर्मा जी से काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। सबसे पहली बात हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे ही देखिए, किसी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो उसके अपने वोट बैंक होते हैं। आप बिल्कुल। अमेरिका में रिपब्लिकन को देखिए, डेमोक्रेट को देखिए, उसके अपने वोट बैंक है। हम्म। और उस वोट बैंक में ऐड होता है जो आपका उस समय में कंटेम्पररी आप क्या पॉलिसी में बदलाव लाए हैं, क्या आप समाज को देने वाले हैं, क्या देश को देने वाले हैं। कांग्रेस, ये देश बेसिकली कांग्रेस ही था इस देश में। हालांकि बिल्कुल। जो पार्टी जो थी, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट थी और सोशलिस्ट थी, उस समय से, शुरू से, स्वतंत्रता फ्रीडम मूवमेंट के समय से। और कुछ पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी अब आई थी। तो कुछ पार्टी थी, सबकी जो वोट बैंक है उसमें बेसिकली सो पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस में था। तो उस कांग्रेस के सभी वोटर थे, किसी भी गांव में जाइए कांग्रेस के अपने वोट बैंक थे, कांग्रेस के झंडा लगाने का जगह था। समय के साथ साथ जो पार्टी में बदलाव होनी चाहिए थी, वो बदलाव कांग्रेस, क्योंकि इसकी जीत इतनी प्रखर रहती थी इमरजेंसी से पहले तक, जो हम्म। इसने बहुत सारे चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अपनी देश के डेवलपमेंट में जो अपनी उनकी सूट करती थी, उस बेसिस पे डेवलपमेंट भी हुआ। ऐसा हम नहीं कर सकते थे जो देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। जवाहरलाल नेहरू जी का अपना एक मॉडल था, और उस मॉडल में जो आपको, उनको जब मॉडल की शुरुआत जो है, वो ब्रिटिश हेजीमनी जो था, क्योंकि आप ब्रिटिश को भगा के ये देश आजाद हुआ था, तो उसकी हेजीमनी ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी सोशलिस्टिक अप्रोच, रसिया की तरफ झुकाव था फंडामेंटली। और उसके बेसिस पे डेवलपमेंट हुआ। इतने स्टील प्लांट्स बने, एक से एक मदर प्लांट बने, आईआईटी आईएम बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, लोगों को नौकरियां मिली, वो तमाम चीज बनी। लेकिन जो नौकरियां मिली, वो सिर्फ कंपनी नौकरी देने के लिए तो नहीं होती है, बिजनेस एंटिटी होती है, उसको प्रॉफिट मेकिंग बननी है। वो प्रॉफिट मेकिंग में वो धीरे धीरे पीछे चलता गया, और जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई और एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगा, क्योंकि जब एक फैक्ट्री से चार फैक्ट्री होते तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता, वो नहीं हुई। तो इनकी जो कांग्रेस की जो, जैसे मुकेश जी वर्मा साहब ने कहा, जो आपकी जो उनकी जो वोट बैंक थी, वो वोट बैंक में सो डिप्लीशन शुरू हुआ। और जो मूलतः जो बीच में आपको 70s में आके जो कांग्रेस के जो वोट बैंक बचे थे, वो थे मुस्लिम, आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ब्राह्मण, अगड़ी जाति के लोग थे, और कुछ ओबीसी के थे। हम्म। और ये तमाम चीज चल रही थी, और ये बढ़िया से चल रहा था। जातिवाद भी चलता था, जातिवाद से ऊपर उठ के लोग वोट भी देते थे। कुछ ब्राह्मण जो 2% 4% बिहार में है, वही उन्हीं की चीफ मिनिस्टर भरा रहा। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी एक आवाज बिहार में उठनी शुरू हुई। और जो ब्राह्मण के लिए जो बूथ कैप्चर करते थे, क्योंकि उस समय में ये कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आज के डेट की जैसा वोटिंग सिस्टम था नहीं, बैलेट पेपर पे होते थे, तो उसमें बूथ कैप्चरिंग बहुत हम्म। प्रोमिनेंट सा चीज था। और बूथ कैप्चरिंग करने वाले जो लोग थे, वो लोग नॉर्मली ओबीसी से आते थे।
जब इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंस हुई आपके क्षेत्रीय पार्टियों का, क्षेत्रीय नेताओं का, और उस क्षेत्रीय नेताओं ने जब अपनी अपने दावा पॉलिटिकल इसमें स्फेयर में क्लेम करने लगे, तो उन्होंने अपने वर्ग को कहा जो तुम दूसरे के लिए बूथ लूटते हो, अपने लिए लूटो, अपने खड़ा हो जाओ, तुम ही खड़ा हो जाओ, जब तुमको लोग टिकट नहीं देता है, हम पार्टी बना रहे हैं, हमारे पार्टी में खड़ा हो जाओ। तो इस तरह से जो आरजेडी की जो इस तरह से उदय हुआ, तो उसमें वही लोग थे। तो इनका कहने का मतलब है जो कांग्रेस की जो वोट बैंक थी, उसमें इमरजेंसी के बाद सो जो 80-85 तक आते आते 80 के बाद नॉर्मली जब लालू यादव अपने पूर्ण रूप में आए, तो बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो मुस्लिम जो है वो देखा, मुस्लिम वोट उसको देता था जो जनसंघ को हरा पाए, जो दुष्ट उस तरह के राइट राइट विंग जो जो हिंदू आइडियोलॉजी को जो फोकस करता हो, उसको डिफीट कर पाए। तो उसमें जो है सो आपको सो लोकल पार्टी में आरजेडी उन लोग को सूट किया, जनता पार्टी जो कहे आप वो सूट किया। तो कांग्रेस से सबसे पहले झटका आपको मुस्लिम लोग, और क्योंकि ये जो लोकल पार्टी थे ये ओबीसी की पार्टी थी, तो वो आपको ओबीसी में जो जात आते हैं, जो कि बिहार में जो मेजर जिनकी जनसंख्या है, तो वो लोग भी उनसे छिटक गए। तो कांग्रेस की आइडेंटिटी जो है सो एकदम से नील हो गई। और इसमें तो कांग्रेस, एक, जी लाल साहब, इसमें एक क्रमवार है, कोई भी चीज एक बार से नहीं होती। 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीती थी। उस वक्त बिहार और झारखंड एक थे, तो 196 सीटें जीती थी और वोट परसेंटेज था करीब 25%। 90 के जो चुनाव हुए, और मैंने जैसा जिक्र किया कि 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस को देने पड़े 5 साल में, आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से जगन्नाथ मिश्रा रहे कांग्रेस के। उसके बाद से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बिहार में आज तक अभी तक बना नहीं है। तो फिर जब 1990 आया, तो कांग्रेस 1990 में 24 करीब 25% वोट शेयर था। 95 में 16 16.5% हुआ। 2000 में 11%, 2005 में 6%, 2010 में 8.5%, 2015 में 6%, और 2020 में 9.5%। ये है आंकड़ा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां और उनका उभार, खासकर लालू और नीतीश, और खासकर जो वर्मा साहब ने जिक्र किया 1989 का दंगा, जिसने अल्पसंख्यकों का भरोसा कांग्रेस में डिगा दिया। तो हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षाविद डॉक्टर बीके वर्मा साहब। वर्मा साहब, अगर आप बताना चाहें कि लालू और नीतीश, उनके आने से उस उनकी राजनीति ने कांग्रेस को किस तरह डेंट किया है कि आज कांग्रेस कांग्रेस जो है सो आरजेडी की परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। देखिए, ऐसा है कि 1990 में जब लालू जी शासन में आए तो लोगों में बड़ी उम्मीद थी, खास करके पिछड़े वर्ग के लोगों में। और उन्होंने जो सम्मान की बात की और उसके आधार पर जो उन्होंने कुछ निर्णय किए, उससे कांग्रेस पीछे चली गई, क्योंकि लालू एक उभरता हुआ सूर्य था, एक नई ताकत थी। लेकिन लालू उसको बरकरार नहीं रख सके। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे नारे दिए, भूरा बाल भूमियार राजपूत लाला को साफ करो, बैकवर्ड पॉलिटिक्स को आगे करने में, और इधर से माई समीकरण को लागू किया मुस्लिम और यादव का। इससे समाज में एक नए तरह का विरोध और आक्रोश हुआ। लेकिन कांग्रेस उस आक्रोश को भुना नहीं पाई और वह नीतीश की ओर चला गया, क्योंकि लालू के राज में जो खास करके अपराध बढ़ा और जिसको विरोधियों ने जंगल राज की संज्ञा दी, उसके चलते नीतीश आगे बढ़े और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम ऐसा बिहार देंगे जिसमें लोग
अपना मूवमेंट आसानी से कर सकें और अपराधियों से मुक्त हो सकें। इस कारण तो नीतीश इतने दिनों तक रहे, और नीतीश का योगदान एक अर्थ में और रहा जो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने में सहायक हुआ, वह था कि जगन्नाथ मिश्रा के समय में जो शिक्षकों को एक अहम सम्मान दिया गया, उस सम्मान को लालू बरकरार नहीं रख सके। नीतीश ने उस सम्मान को पुनर्स्थापित करने का आरंभिक दिनों में प्रयास किया। टीचर बिहार के इससे प्रताड़ित थे, खास करके विश्वविद्यालयों के, कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता, जो भी मिलता परसेंटेज में मिलता। इसके कारण एक आक्रोश हुआ और लालू ने अनदेखी की उच्च शिक्षा की। उनके मन में एक आक्रोश था कि ये लोग बैठे बैठाए काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन उसके चलते जो क्षरण हुआ लालू यादव के समर्थन का, और छात्र एक कह सकते हैं एक ऐसा समुदाय है जो इन बातों को पकड़ता है, और उस समय की जागरूकता अलग थी। और नीतीश में लगा कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स का बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, और ये इस सब पर ध्यान भी देते हैं। इस कारण कांग्रेस की जो सक्रियता थी, उस कमी को अपने पक्ष में करने की वह नहीं हो सकी कांग्रेस के द्वारा, और नीतीश अभी तक आज तक चल रहे हैं। इस बार हो सकता है कुछ और बात हो। अब वर्मा साहब, आपने जिक्र किया जैसे वो मोर और लाल साहब ने जिक्र किया वोट बैंक का। कांग्रेस का वोट बैंक आज आखिर क्या है? कांग्रेस इसी में कंफ्यूज दिख रही है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, और वो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और जातिगत जनगणना जिसकी केंद्र सरकार ने जिसे अब मंजूरी दे दी है। अब तो नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का भी या सब्सिडी वाली बिजली का भी ऐलान कर दिया है। तो बहुत सारी, और पेंशन की राशि जो 450 रुपए थी उसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को लेकर कंफ्यूज है, या कांग्रेस को अब पता चल गया है कि जो पिछला कॉम्बिनेशन था, अल्पसंख्यक, दलित और अति पिछड़े, इससे साथ हैं? लेकिन सवाल यह है कि यही वोट बैंक तो अब उनके सहयोगी दल का है, जो कांग्रेस को, जिसने कांग्रेस को पटक कर एक तरह से कहें तो उनके वोट बैंक को छीन कर कांग्रेस से सत्ता छीना। 20 साल से नीतीश अब कायम है, लालू उससे पहले 15 साल तक आरजेडी का शासन रहा जंगल राज में। तो कांग्रेस का वोट बैंक तो इधर ही इन्होंने ही कब्जाया हुआ है, और कांग्रेस आज मजबूर है उनकी परजीवी पार्टी बनकर सरवाइव करने के लिए। वर्मा साहब, आप कितने सहमत है, और राहुल कितने कामयाब हो पाएंगे? कांग्रेस का मैं सबसे बड़ा फेल्योर यही रहा कि वो जो है समय पे, जो है समय के अनुरूप जो आक्रोश लोगों में था, जनता के आक्रोश को, उसको ठीक से भुना नहीं सका, लोगों की आवाज को आवाज नहीं दे सका। और अभी समय जो जो है परिवर्तन हो गया है, अब गठबंधन की राजनीति है। अब चाहे नीतीश भी जो है अकेले दम पर वो पिछड़ा या अति पिछड़ा के राजनीति पे सरकार कभी नहीं बना सकती है। अब ये जान गया है आरजेडी भी कि अब वो भी जो है अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती है। कभी न कभी किसी में कमी रहेगी, अनलेस और अनटिल बहुत बड़ा नहीं हो। बीच में है बीजेपी, वहां भी पॉलिटिक्स चल रहा है, बीजेपी है, और वो कभी चिराग पासवान के द्वारा, कभी पिछले द्वार से कुछ कुछ वो भी करते रहता है। कांग्रेस अब जाल में फंसिए या जो बोलिए, आ गया है गठबंधन की राजनीति में, और पूरा डिपेंडेंट है आरजेडी पे। और बिना आरजेडी का पिछला बार जैसे चुनाव में वो 243 में 60 सीट पे आ रहा है, लड़ा ही 60 सीट पे। 70 सीटों पे लड़े थे, 19 जीते। हाँ, 70 पे लड़े थे, 19 जीते, 70 और पे सबसे लड़े थे खराब और स्ट्राइक 19 पे, रेट। 70 पे हम्म। थे और 19 ही जीत पाए, 27% स्ट्राइक रेट था। और जी। वैसे वैसे जगह में गए आरजेडी, उनको कि जो एनडीए का गढ़ था उसमें भिड़ा दिया। तो अपने को वो तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ बोलिए या जो बोलिए, कांग्रेस का अब अपना आधार भी नहीं है, उसके पास में कुछ है भी नहीं।
किशनगंज हाँ, सीट अब भी हार उस गए। चीज को, एक मिनट, उस चीज को राहुल गांधी जो है बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। जान गया है राहुल गांधी कि अब यही है कि जो आदमी पिछड़ों की, बैकवर्ड की, और जो आक्रोश है अभी लोगों में बेरोजगारी की, महंगाई की, जो खास करके छात्र वर्ग है जिसमें बेरोजगारी के कारण बहुत ज्यादा आक्रोश है, उस आक्रोश को जब तक कि वो, या दलित समाज है, अपने हिस्से में जो उभर के जो अभी बात कर रहे हैं पूरे देश भर में, बिहार में हो सकता है उसका प्रभाव उतना नहीं आया जितना पूरे, मतलब साउथ में आया है, कर्नाटक में आया हो या तेलंगाना में आया हो या और सब जगह में। और इसका जो एक दूसरा है फेल्योर है कि जब हरियाणा का चुनाव में पका पकाया इसके पास में कैडर, या इसका जो भी नेता है, वो केंद्र में और राज्य में दोनों में जो तालमेल होता है या जो भी है, वो जिस तरह से बीजेपी की पकड़ है, कांग्रेस की पकड़ है नहीं, वो छोड़ देता है, ढीला छोड़ देता है, लगता है कि मझधार में चला गया। तो ये सब कमी है, इनका संगठनात्मक कमी जो है, जो ग्रास रूट वर्कर्स है, कांग्रेस के पास में अब बचा नहीं है। हम्म। अब जो पहले से लोग जो वर्कर थे वो सामंतवादी टाइप के थे, पुराने लोग, नए लोग इस तरह से जुझारूपन जो है नहीं उसमें। तो उसी चीज को जरूरत है भार देने की, जो कि राहुल गांधी शुरू किए हैं। अगर उनकी राजनीति अगर चल गई और जो सही पॉइंट पे वो पकड़ रहे हैं, अगर ये जातिगत जनगणना हो और उसमें चाहे भले आरजेडी का साथ लेना पड़े, लेकिन तब उनके पास में, अच्छा, क्योंकि उनमें करिश्मेटिक है भी अभी वो, उनके ऊपर लोग कहीं ना कहीं भरोसा तो लोग जता ही रहे, युवा वर्ग खास करके। तो युवा वर्ग से ही हमको लगता है कि हम्म। कांग्रेस की राजनीति में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन कोई होना चाहिए ग्रास रूट जो इस चीज को, उस आवाज को आगे बढ़ा सके। उस आवाज को बढ़ाने वाला नेता जो है अभी तक बिहार में हमको कांग्रेस से नहीं दिखाई देती है। एक कुछ अच्छा, दिन पहले एक, जी जी, पद जी पूरी यात्रा बात। शुरू हुआ था, पता है ना जी। कि पद यात्रा शुरू किए थे, एक पलायन कन्है रोको और मुद्दा। कन्हैया कुमार ने मुद्दा भी कुछ। बहुत अच्छा, मुद्दा अच्छा था, लेकिन गलत समय पे था, रमजान का महीना, ये महीना, कुछ कुछ उतना जो फायदा मिलना चाहिए मिला नहीं। लेकिन लगा हुआ है, हमको तो है विश्वास पूरा कि कहीं न कहीं से जब लगे रहेंगे और ग्रास रूट को मजबूत करेंगे तो वोट बैंक जरूर कुछ न कुछ वापिस तो होगा। हाँ, लेकिन अभी गठबंधन की राजनीति है, अकेले कर सकता है कि उस पर डाउट है। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ये बात जान रहे हैं कि अकेले रह के तो वो नहीं कर पा सकते, जो भी है वो भी चला हाँ, जाएगा। तो आरजेडी के साथ रहते हुए ही कांग्रेस को अपना वोट बैंक वापस लाना है, जैसे जो फिलहाल स्थिति दिख रही है। लाल साहब, एक जिक्र ये भी है कि जो सवर्णों की राजनीति वाले जो बिहार में, जहां जहां लालू की एंट्री के बाद सत्ता जो है सो गरीबों के हाथ गई, सो कॉल्ड भैंस वाला सत्ता पर आया, सत्ता पे काबिज हुआ। तो अब वो पिछड़ों का दबाव बिहार की राजनीति में है। और अब कांग्रेस कोशिश कर रही है, कन्हैया कुमार को आगे किया है, प्रदेश अध्यक्ष में दलित को बनाया है, प्रदेश के कार्यवाही में सुशील पासी जी को बनाया गया है, विधायक दल के नेता में शकील अहमद खान हैं। कोशिश कर रही है कांग्रेस की, और राहुल की बार बार यात्राएं हो रही हैं, तो कांग्रेस कोशिश कर रही है एग्रेसिव दिखने की, और खासकर ये बताने की कि पिछली बार जो आरोप लग रहे थे, एक तो वर्मा साहब ने जिक्र किया कि कांग्रेस को मुश्किल सीटें दी गई, लेकिन आरोप तो यही लग रहे थे गठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही साबित हुई, जो स्ट्राइक रेट नहीं दिला पाई। अब क्या इस कदम से, इस पहलू से बदलाव आएगा लाल साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुकेश वर्मा जी की बात पे मुझे हंसी आई। जो राहुल गांधी उनको बहुत करिश्मेटिक लीडर नजर आते हैं, और ये कांग्रेस की, मुझे जो लगता है, जो कांग्रेस की राहुल गांधी की पकड़, जो स्ट्रेटेजिकल थिंग चीजों जो होती है पॉलिटिक्स में, जो डायनेमिक्स उस पर कम रही है, यही कारण रही है। मैं उदाहरण देता हूँ। जो देखिए, जैसे आपने बताया और सभी ने बताया, जो कांग्रेस के जो कोर वोटर थे, वो थे आपको वीकर सेक्शन, जिसको, या मोहम्मडन वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट। ये पहले कंस्टिट्यूट करता था करीब 60-70% वोट को, और इससे कांग्रेस जीत जाते। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो गया। पूरा इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया है। गांव से, बिहार से, यूपी से लोग माइग्रेट करके दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र चले गए हैं, और जाके वहां के वोटर के जो डायनेमिक्स है, वहां के जो सोशोलॉजी है, उसको उन्होंने बदला है।
और आप जो है एक एस्पिरेशनल क्लास एक डेवलप हुआ है जो 70% वोटर हो गया, जिसको कि रिसर्च के बेसिस पे राहुल गांधी को लॉन्च करते समय सबसे पहला काम यदि करिश्मेटिक रहते तो उसी को कर पाते, जो वो लीलावती कलावती के घर गए थे, यदि आपको याद हो। ये लीलावती कलावती रिप्रेजेंट करता था वो एस्पिरेशनल वोटर्स का, जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, लेकिन एस्पिरेशनल है, उसको बिजनेस भी करना है, एंटरप्रेन्योर भी बनना है, उसको आगे बढ़ना है, उसको सिर्फ सरकारी नौकरी या कहीं पे चपरासी नहीं बनना है। तो उस क्लास को, लीलावती कलावती को घर जाके वो लंदन के यूके के एमपी के साथ में वो रात तो बिताए वहां पे, लेकिन उस वोटर को वो नहीं पकड़ पाए, अरविंद केजरीवाल पकड़ लिया। आप पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उस 70% वोटर को अपने कब्जे में कर लिया, करिश्मा उधर ट्रांसफर हो गया। और अब दिल्ली में कांग्रेस की फिर से बेस बन पाएगी कि नहीं, या दूसरे जगह पे और सब स्टेटों में जहां पे मुस्लिम बाहुल्य नहीं है और दूसरी पार्टी मजबूत नहीं है, ऐसे जगह पे तो ये देखना होगा, उससे उसकी करिश्मा आती है। और जो आपने कहा जो आरजेडी के साथ में रह के ही वो अपनी पोजीशन कांग्रेस मजबूत कर सकती है, ये भी मिथ है। आरजेडी के साथ आप कैसे अपना पोजीशन मजबूत करेंगे? आपका आरजेडी का मैं- वोटर जो है वो वोटर एंटी नीतीश और एंटी बीजेपी है। आप हम्म, आरजेडी का वही वोटर तो आपके लिए भी वोटर हो सकता है। जब तक कांग्रेस, यदि कांग्रेस अकेले ये इसी इलेक्शन में यदि 2 इलेक्शन पहले से कांग्रेस अकेले लड़ रही हो, भले उसको 2% वोट मिलता, एक आइडेंटिटी रहती, क्योंकि अभी भी कांग्रेस का, जैसे मुकेश जी बोले, जो पुराने लोग हैं जो स्वतंत्रता सेना में भागीदार थे, बहुत घर हर गांव में मिलेगा जहां कांग्रेस के झंडा लग सकता था। अब मुझे उसका भी डाउट है जो वो हर जगह पे ऐसा बचा है या नहीं बचा है। तो आप कांग्रेस की जो आपकी जो वोटर है जो आरजेडी ले लिया है, वो आरजेडी से आप अपना वोटर कैसे वापस ले लेंगे भाई? और वो आपको लेने देगा? यही कारण है जो आपको सब मजबूत जगह पे लड़ाता है, वो उसका वोट ना बटे, इसलिए आपको अपने साथ रखता है, आपको मजबूत नहीं होने देता है, आपको 70 सीट में 19 सीट पे ही जीतने देता है, और आप सिमटते जा रहे हैं। कांग्रेस जब तक अपने आप में पूर्ण परिवर्तन नहीं करेगी, जब तक पूरे अपने स्ट्रेटजी को नहीं बदल लेगी, जब तक सत्ता में आने की हड़बड़ी को नहीं छोड़ेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है जो कांग्रेस अपने आप को कंसोलिडेट कर पाएगी। क्योंकि जितने ये जी जी जितने जी पार्टी अभी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे अभी जन स्वराज इमर्ज हो रहा है बिहार में, आप क्या समझते हैं जन स्वराज का? जैसे हमने कहा, जो क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, जो एक आपका अपना वोट बैंक होता है, एक अपना कास्ट का एक वोट बैंक होता है, और उसके बाद एक इशू बेस्ड आदमी आप पे ट्रस्ट करके वो आपके तरफ दूसरे पार्टी से टूट के आते हैं, जो थोड़ा सा जागरूक होते हैं, जिनको भविष्य की चिंता होती है। जैसे जन स्वराज वाले कह रहा है, जो अपने बच्चे को याद करो जब वोट डालने जाओ। तो ये सब कैच फ्रेज है, कैच लाइन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसकी अपनी एक बेस वोट तो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की एक बेस वोट हो गया था वो अन्ना मूवमेंट को लेके, और उसके बाद लोग उसके पास में आए। अभी जन स्वराज का अभी बेस वोट नहीं हो पाया, कास्ट वोट नहीं हो पाया, तो उसमें स्विंग कितना होगा? तो इसलिए वो वोट भी लेगा, आज ना कल वो कुछ वोट वो लेंगे, अपने तरफ खींचेगा, और वो भी एक ताकतवर पार्टी बनेगी। यदि कांग्रेस की यही ढीली ढाली रवैया रही, तो कल के डेट में जन स्वराज पार्टी जो है वो, आप समझिए, वो कांग्रेस से मजबूत पार्टी बन जाएगी। अभी भी कांग्रेस को चाहिए, जो वो कांग्रेस आरजेडी अपने फायदे के लिए कांग्रेस को साथ में रखे हुए है, कांग्रेस के फायदा के लिए नहीं रखा हुआ। क्योंकि देखिए ये एक डेटा है जो कि मैं कहना चाहूंगा कि अभी 2020 का जो इलेक्शन है उसके आधार पर डेटा है कि आरजेडी के पास सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है। वो अभी 23.11% वोट आरजेडी के पास है, और सबसे ज्यादा वोट चंक आरजेडी के पास है। बीजेपी के पास 19.5% है, जेडीयू के पास 15.5% है, कांग्रेस मैंने बताया 9.5% के। ये 2020 के आंकड़े हैं। एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, उसमें उसका 5.5% है। और एआईएमआईएम, जो कि हालांकि उसके सारे जो 4 विधायक जीते थे वो सब मिल गए आरजेडी में चले गए, तो वो भी किशनगंज से, जो उसने कांग्रेस से छीनी थी, अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस से टूट कर एआईएमआईएम को गया था, और वो भी बिल्कुल किशनगंज में, जो 20 साल बाद कांग्रेस ने वो सीट हारी थी, तो उसको भी 1.24% वोट आ गए हैं। अब देखिए, जाति तो राजनीति सच्चाई है, और जाति के आधार पर बात होती है। और राहुल इस तभी
जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, असली हकीकत की, और बीजेपी इसके काट में राष्ट्रवाद, बटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है। लेकिन वो भी अब जातिगत जनगणना कराने को तैयार है। और बिहार में जो सर्वे कराया गया, उस सर्वे में सबसे बड़ी जाति, एक तो 81% हिंदू है, 17% मुस्लिम है। एक बात के सामने आ गया। अब हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति यादवों की है, वो 14.5% है। सवर्ण जो जनरल क्लास है वो करीब 16% है। यादव है अकेले 14.5%। उसके बाद उसमें कायस 0.60%, मतलब कायस किसी गिनती में ही नहीं है। बाकी राजपूत 3.5%, भूमिहार करीब 3%, और ब्राह्मण 3.65%। ये है, ये जातिगत है। और इसमें दलितों की जो है वो 19% दलितों की आबादी है। और जो कांग्रेस का ये वोट बैंक था, वो नीतीश के सुशासन में वो दलित जो है उनकी तरफ धीरे धीरे छिटक गए। तो अब ये जातियों की जो परस्पर राजनीति है, और उसमें भी ओबीसी में एक यादव का बताया मैंने, और उसके बाद उसमें कुशवाहा है, उसके लिए वो एनडीए में है, उपेंद्र कुशवाहा। और अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है उसकी लड़ाई है। 5% जो है सो पासवान है, जिसमें इसके रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। तो इस तरह की महादलित और दलित, तो इन जातियों का जो आंकड़ा है, और ये जो लगभग जाति सर्वे में अब साफ हो चुका है, और सबने अपने अपने झंडा बरदार खड़े किए हुए हैं। पासवान के लिए बिहार का बेटा, माय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान है, उनका सीएम बनने का सपना है। तेजस्वी सबसे बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी हर जाति, सवर्णों का 16% अगर सवर्ण है तो उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस, हम जब बात कांग्रेस की कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो उसी अपने पुराने वोट बैंक से ही अपना वोट को संभालेगी, और उस पुराने वोट बैंक छिटक चुके हैं। और जो कांग्रेस की कमजोरी का या खामियों का फायदा उठाकर बाहर निकले, अब वो कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर ही राज कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी, यही तो कंफ्यूजन है। मैं जस्ट एक चीज बताना चाहता हूँ, फिर आप दूसरे लोगों से पूछिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो ये आप जो जाति जनगणना नहीं भी होती तो भी सिचुएशन यही था। पिछले 5 इलेक्शन को देख लीजिए, जब भी लालू और नीतीश ये मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोई भी पार्टी हो, कुछ भी दूसरा पार्टी का अचीवमेंट हो, वो बिहार में नहीं इलेक्शन जीत सकता। अब जो सीन अब उभर के आ गया, जितना कंस्पिकुअस हो गया है कास्ट का लाइन, क्योंकि ये जो ओबीसी की मेजर कास्ट को यही दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए राजद की और जेडीयू की एक दूसरा आदमी को एक दूसरा कम्प्लीमेंट्री और कंपल्सन भी थे, एक दूसरे का साथ में रहना। ये बीजेपी के आने से बीजेपी ने एक अपना वोट तैयार किया। कांग्रेस का जो सवर्णों की वोट थी वो बीजेपी के पास में आ गई, क्योंकि वो ओबीसी के खिलाफ बूढ़ा बाल वगैरह वगैरह जो भी कंसेप्ट रहा हो, उसके चक्कर में लालू ने जो नारा दिए थे उन्होंने, तो उनके चक्कर में जो फॉरवर्ड ग्रुप था वो छटक के बीजेपी के पास में आ गया। तो बीजेपी भी एक वोट बैंक के साथ आगे बढ़ रहा है बाद में। और उसके जो डेवलपमेंटल मुद्दे से जो उनके वोट आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उनके साथ भी एक कास्ट है, नीतीश के साथ में भी एक कास्ट है, उस पासवान चिराग पासवान के साथ में भी एक कास्ट है, कुशवाहा के पास में भी एक कास्ट है। इसी को तो कास्ट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार कहते थे। पिछड़ा को भी उन्होंने 5 भाग में बांटा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में आप आरजेडी और कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, कांग्रेस की गलती देखिए, कांग्रेस ने इतना बढ़िया राहुल गांधी जो अपना यात्रा शुरू किए, उस यात्रा को जो इनकैश कर सकते थे, उसका झंडा उन्होंने दे दिया कन्हैया कुमार के हाथ में। जो कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे का मेन चेहरा था। आपको वहां लेकिन उन्होंने कहा कि ये साबित नहीं हुआ है। साबित हो चाहे नहीं हो, पब्लिक परसेप्शन में, पब्लिक मेमोरीज में जो है ये चीज सबको बहुत क्लियर है। जो ये वही जेएनयू का कम्युनिस्ट नेता है जो कहता था, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाता था। आप जो क्लियर कोर्ट पे क्यों जाते हैं? आप पब्लिक को देखिए ना, आप वहां पे किसी और नेता को लगाते, आप किसी को रखते। आपने राहुल गांधी की दूसरी गलती ये मैं बताता हूँ, बिहार के रेफरेंस में जो उन्होंने कन्हैया कुमार को झंडा दे दिया, सिर्फ इसलिए दिया जो पप्पू यादव, कन्हैया यादव, वो तेजस्वी यादव को काउंटर कर सकते। अरे आपको तेजस्वी को थोड़े काउंटर करना है भाई, आपको अपनी झंडा गाड़नी है। जब तक राहुल ये कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा जो हम अपनी झंडा गाड़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अच्छा प्लान रिसर्च करके
ये सब जो है रिसर्च करके देता है। आप जानते ही होंगे, जो एक इलेक्शन के पीछे में एक से एक मैनेजमेंट टीम होती है अमेरिका की तरह इंडिया में, जो उनको आइडिया देती है। ये सब प्रशांत किशोर जो थे यही थे। ये लोग ये स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं जो क्या करना है। राहुल गांधी के पास भी एक से एक चीज उनके पास में है जो क्या करना है अपने आइडिया के अलावा, लेकिन वो करने में वो चूक करते हैं, जो उसमें झंडा वो ऐसे लोगों को दे देते। तो अब आपको आ, ये छोड़ना पड़ेगा। आप जिस दिन आप छोड़ेंगे इन लोगों का साथ, हो सकता है जो बीजेपी की स्थिति से बहुत फॉरवर्ड क्लास जो है सो बहुत खुश ना हो और वो छटक के आपके पास आ जाए। वो फिर से वापस अपने जगह पे आने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और वो जैसे ही आएगा तो हो सकता है जो मुस्लिम भी आपके पास लौट के आ जाए। तब जो छोटे छोटे कास्ट जो बटे हुए हैं, जो मेजर में है, नीतीश कुमार और लालू वाले, वो देखेंगे उनका इक्वेशन पे क्या होता है। वो दोनों साथ में रहेंगे तो ठीक है, और दोनों साथ में रहेंगे तो भी वो कोई कुर्मी का और यादव की आपस की लड़ाई है, वो नहीं नहीं, अपनी डायनेमिक्स है। जी जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया है। ये आप मुकेश वर्मा साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लाल साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल जो अब तक कर रहे हैं वो सही लाइन पे है, या आप इससे सहमत नहीं है? लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया है। वर्मा साहब, आप आप कितने सहमत हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए अपना वजूद को बचाए रखने के लिए? क्या मुझसे पूछा जा रहा है? जी जी। देखिए, जिस तरह से अभी लोगों ने बातें की, उसमें आपको एक फर्क करना पड़ेगा। ये आज की राजनीति, आज से 20-25 साल पहले की राजनीति नहीं। आज किरदार बदल गए हैं, पुराने नेता नहीं। लालू यादव का जो महत्व था वह पॉलिटिकली समाप्त हो गया, क्योंकि अब वो किसी पद के योग्य कानूनन अपने आप को साबित नहीं कर पा सकते हैं। वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है। उनका एक सजेस्टिव जो हो प्रभाव, नीतीश उम्र के कारण अब वो प्रभाव उनमें नहीं रहा, और उनका भी सो क्षरण हो गया है स्ट्रेचर का। अभी की स्थिति में कांग्रेस के लिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लॉजिकल लॉजिकल सब्सटेंस है। क्योंकि उसको देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उसकी राजनीति पर यदि हम विचार करते हैं तो हमने क्या देखा। 1967 के पहले तक कांग्रेस पूरे देश में छाई थी। 1967 में उसको झटका लगा, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर हुई, और उसके बाद से एक दूसरा फेज चला। तो इंडिया के पॉलिटिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप शासक दल की कमियों को उजागर करके ही और उसको जनता में साबित करके ही आप सत्ता प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और पास्ट का एक्सपीरियंस ये है कि कोई पार्टी एक साथ नहीं बढ़ सकी। इमरजेंसी के बाद भी जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में जब ये सभी दल मिले, तब भी एक संयुक्त मोर्चा ही था। और 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई चरण सिंह गवर्नमेंट के फेल्योर के बाद, मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट क्यों गया? चूंकि भाजपा के लोग डुअल मेंबरशिप के इशू पर उससे निकल गए और भाजपा बना गए। तो चरण सिंह की सरकार जाने के बाद फिर इंदिरा वापस आती हैं, और लोगों में यह विश्वास हो जाता है कि इन लोगों में काबिलियत नहीं है कि ये सरकार चला सके। जबकि इमरजेंसी सबसे बड़ा ब्लॉट
कहा गया है और माना गया है इंडियन राजनीति का। और उसके बाद से जो स्थिति बनी राजीव गांधी के जाने के बाद, तो एक नई स्थिति ये आई कि इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन को प्रोपगंडा के रूप में इस्तेमाल किया गया और प्रोपगंडा से सत्ता की प्राप्ति करने का औजार माना गया। चाहे आम आदमी पार्टी हो, पार्टी के केजरीवाल हो, अन्ना हजारे को मैं इसमें उनका नाम जी शामिल जी नहीं करता, लेकिन केजरीवाल पूरी तरह से ऐसे राजनीतिक निकले जो करप्शन को प्रोपगंडा बना करके सत्ता में आए। और उसी खुद तरह उसके से शिकार हो गए। भाजपा उसके साथ मिलकर के सत्ता में आई। सुरेश कलमांडी का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह से गलत ढंग से 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसका दुष्प्रचार करके उनको जेल भिजवा करके आज प्रूव करने में नाकाम टू जी रही। 2G घोटाले की भी फिर बात हुई, लेकिन 2G बाद में क्या? घोटाले में वही हुआ। उसके बाद तो लोकपाल के बारे में भी वही हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं? तो राहुल गांधी का, इसलिए राहुल गांधी के अप्रोच में सब्सटेंस है कि आज जो स्थिति है राजनीतिक और जिस तरह का सीन्स है, खास करके बिहार के संदर्भ में, बिहार में अभी कोई दल, जब भाजपा जैसी आक्रामक पार्टी और प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले बिहार में सत्ता प्राप्त कर सके, तो कांग्रेस की स्थिति कहां है? तो आज तो संगठन से ही चलना होगा, गठबंधन से ही चलना होगा। और गठबंधन में कन्हैया कुमार यादव नहीं है, भूमिहार हैं बेगूसराय के, जात के हिसाब से जान लीजिए, यदि लेकिन किसी को सीपीआई, इसमें लेकिन गलत वो लेफ्ट, फहमी है। लेकिन अच्छा, लेफ्ट के टिकट पे पहली बार चुनाव लड़े थे और हार गए थे। सुन लीजिए, और प्रशांत कुमार इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो भी जाति के भूमिहार हैं। तो जात के हिसाब से भी अभी बटी हुई है। और जदयू की स्थिति देख रहे हैं इन सारी राजनीति पर, वक्फ बोर्ड पर और इधर उधर में। फिर एसआईआर जो अभी चल रहा है उस पर जो स्थिति है उसमें भी कहीं ये नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया संविधान बचाने का, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पूर्व के कार्यों से ऐसा लग रहा था कि उनको अगर 400 मिल गया तो वो संविधान में परिवर्तन करके कुछ से कुछ कर सकते हैं। इसका उदाहरण दो मैं दूंगा सिर्फ। एक, यह दिल्ली गवर्नमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें दिल्ली सरकार को सब कुछ अधिकार मिला, तुरंत मोदी सरकार ने उसे ऑर्डिनेंस ला के खत्म कर दिया। तो ये क्या दर्शाता है? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन से नियुक्तियों वो के मामले में आपको, एक सेकेंड में मैं खत्म कर रहा हूं, नियुक्तियों के मामले में खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और सरकार ने कौन सा फैसला लिया, और उसका नतीजा सामने आ रहा है। अभी तो सब जुडिस है मैटर, लेकिन कहाँ ये आ रहा है? तो वैसी स्थिति में आपको, सो राहुल गांधी जी ने जो स्टेप लिया है संविधान बचाने का, वो सबसे जबरदस्त आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है। उसके साथ साथ और सब बातें जो वो कर रहे हैं और मिल के जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के पक्ष परिप्रेक्ष्य में, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। और तेजस्वी यादव को नियंत्रण में रखने के लिए पप्पू यादव को भी इधर से उन्होंने लगाया है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी सारी युक्ति और सारा सोर्स लगाया है, और समय की बात है आगे क्या होता है, ये आखिरी देखने दो वाली सवाल है। बात होगी। जी जी, आखिरी दो सवाल है। वर्मा साहब, मैं आपके पास, मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कि आप सहमत हैं? लाल साहब तो बिल्कुल खिलाफ हैं कि राहुल के जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी कारगर नहीं है। आप सहमत हैं वर्मा साहब? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी अभी
राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी है, जिस पे काम कर रहे हैं, इन तुरंत रिजल्ट मिले, आज मिले, कल मिले, रिजल्ट मिलना ही है। लोकसभा में भी आप बता ही रहे थे कि 400 आते आते 240 पे अटकाया पूरे देश में। इस बार भी जो उनकी जो नीति है, जहां पे कांग्रेस फेल हुआ था कि लोगों के आक्रोश को नहीं चैनलाइज कर सका, राहुल गांधी उसी पे काम कर रहे हैं। जाने के लोगों की आक्रोश, चाहे बेरोजगारी, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो लोगों की हिस्सेदारी है, आजकल भागीदारी और हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं वो ओबीसी के लिए, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, तो लोगों के जहन में जा रहा है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, हमको अब हिस्सेदारी चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन चाहिए। अब 50% की बात भी आगे जा रही है। ये सब राहुल गांधी का ही है। बोल रहे थे बीजेपी के लोग कि जाति जनगणना नहीं होने देंगे, हिंदू मुस्लिम किए, सब कुछ किए, लेकिन जो राहुल गांधी ने चाहा, जिस रास्ते पे चाहा, उसी रास्ते पे चले जा रहे पीछे। भले गाली देते रहे, लेकिन राहुल गांधी की ही राजनीति आजकल चल रही है और उनकी ही स्ट्रेटेजी चलेगी। तो एक एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि आजकल जो लाल साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जो है उसका, उनके सर्वे का, उनकी सेवाओं का उपयोग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। और अब तो खुद कभी हर दल को जिताने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है। तो लाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल भी 2020 के इलेक्शन के हिसाब से आपको देना चाहूंगा कि बिहार में 11 सीटें ऐसी रही हैं जो जिसमें जीत का आंकड़ा 12 वोट से लेकर 1000 वोट तक था। अब मैं सीट पढ़ देता हूं। खिलसा में 12 वोट से आरजेडी चुनाव हारी थी। बरबीघा में 113 वोट से कांग्रेस हारी। रामगढ़ में बीएसपी 189 वोट से हारी। मटिहानी में 333 वोट से जीत हार का अंतर रहा। भोरे सीट पर 462 वोट से जीत हुई। देहरी में 464, बछवाड़ा में 484, चकई में 581, कुरहनी में 712, बखरी में 777 और परबत्ता में 991। तो जब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट इन चीजों को देख के आ रहे होंगे और वो कह रहे हैं कि हाँ, हम वोट कटवा हैं, हम दोनों का वोट काटेंगे और ऐसा वोट काटेंगे कि दोनों सिमट जाएंगे। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर? या तो फर्श पर या अर्श पर यही बात कह रहे हैं। आप कितने सहमत हैं? नहीं, हम तो देखिए, हम उनके अर्श के पर जाने के लिए तो अब सहमत नहीं हो सकते। जब इस कारण ये है, जो हमारी अपनी ये स्ट्रांग बिलीफ है, जो बिहार जैसे स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए अपना उसका कास्ट का वोट बैंक पहले उसको होना, और वो भी अच्छे मात्रा में होना जरूरी है। और फिर उसमें 2-3 सेक्शन का आके मिलना ये जरूरी है, जो कि प्रशांत किशोर के पास में नहीं है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, जो भूमियार है प्रशांत किशोर जी, तो भूमियार कन्हैया कुमार भी भूमियार है। वहाँ गिरजा शंकर जो है वो भी भूमियार है। राकेश सिन्हा, गिरिराज सिंह। हाँ, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भी भूमियार हैं। और भी भूमियार के नेता हैं, ललन सिंह भूमियार है शायद। और इस तरह से और भी नेता हैं जो भूमियार हैं, और भूमियार बटे हुए हैं, और उनका टोटल परसेंटेज ही 3% है। तो ये आपको ये एक अच्छा वोट, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है जिसपे कि वो सत्ता में आने की कर सके। सत्ता में जैसे कहा ना, जो बीजेपी के पास में आपने जो बताया 16% फॉरवर्ड का सभी मिला के 16% है। उस 16% एक वोट बैंक है, और उसके अलावा जो कास्ट इक्वेशन उन्होंने जो कर रखा है, उस इक्वेशन का अपना वोट बैंक है। तो वो अलग बात है, जो कौन क्या कर पाता है वो देखने की बात होगी। और दूसरी बात जो है, जो लोग अभी ये इस इलेक्शन में बहुत चीजों की आंखें खुलेगी। जो बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जैसे आप उसको इशू बनाया जाता है। जैसे आपका जो है सो करप्शन को इशू बनाया जाता है। कभी कभी चल जाता है, किसी किसी का चल जाता है, किसी किसी का नहीं चलता है। राफेल भी इशू बनाया गया था, नहीं चला। बोफोर्स इशू बनाया गया था, चल गया। ठीक है, 2G इशू बनाया गया, चल गया। कल जंगल कल राज चल गया। हाँ, जंगल राज। जंगल हाँ, जंगल राज तो था ही। जंगल जंग, राज तो था ही। वो तो हम लोगों ने देखा है, उसमें किसी कोर्ट के वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है। वो तो हमने देखा है, करप्शन भी देखा है, लेकिन उसमें कह नहीं सकते क्योंकि कोर्ट का अलग मानना है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो प्रोपोगंडा जो है सो वो चलता है, कुछ कुछ नहीं चलता है। तो अभी के समय में कौन सा प्रोपोगंडा चलेगा, क्या होगा, कौन सा इक्वेशन काम आएगा। और जहां तक आपने पूछा, आपने सही कहा, जो प्रशांत किशोर वोट तो काटेंगे।
क्योंकि बहुत सारे वोटर अभी मैं कहे ना एस्पिरेशनल वोटर भी हो गए हैं, किसी भी कास्ट के हो, उसको प्रशांत कुमार की बातें अपील तो कर रही है। जिस तरह से संविधान का बदलना अपील कर किया लोगों को, बहुत सेक्शन को, अभी वो कितना दिन तक वो वैलिड रहेगा, वो चीज देखने की होगी ये इलेक्शन। क्योंकि वही लोकसभा के बाद और इलेक्शन हुए, उसमें वो अपील काम नहीं कर पाया, वो संविधान बदल देगा वो काम नहीं कर पाया। तो ये जो है वो कितना कामयाब होता है वो देखा जाएगा, वो इस इलेक्शन से काफी क्लियर होगा। और हम जो बता रहे थे, जो कांग्रेस को अलग स्टैंड लेना होगा, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के अपने वोट बैंक है। कैसे आप आरजेडी के, कैसे छोटे छोटे दीदी ने वहां पे आपको हटा दिया, बगल खड़ा कर दिया, आपको कम्युनिस्ट के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ता है, एक सीट नहीं मिलता, उसको जिसको मर्जी वो आपको हटा देता है। तो ये स्थिति में ये आपका कोई स्ट्रेटेजिस्ट का ये काम नहीं है जो आप इतना तिरस्कृत रहे पॉलिटिकली। आप 99 सीट पाके खुश रहे और 240 वाले पे कमेंट करें, इससे आपका कोई भला नहीं हो सकता। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को और बेहतर करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी रिस्टेट करनी पड़ेगी। कांग्रेस चल- बड़ी बड़ी पार्टी रही। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सबने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद है कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियां अपना दम झोंक रही हैं, इस बार का जो नतीजा है, चुनाव नतीजे, वो बताएंगे कि वाकई कांग्रेस के लिए बिहार में कितना स्कोप है। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को बहुत से ताने सुनने पड़ रहे थे कि सबसे उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा। और हकीकत में ये भी सही है जो वर्मा साहब ने कहा कि कांग्रेस को मुश्किल सीटें लड़ने दी गई। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा था कि टिकट में खरीद बिक्री हुई, धांधली हुई, कांग्रेस को अपनी टीम बदलनी पड़ी थी। लेकिन अब इस बार पिछली गलती से सीख लेकर, चूंकि हम कांग्रेस की चर्चा आज कर रहे थे, तो पिछली गलती से सीख लेकर कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है। राहुल एग्रेसिव दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या होता है, क्योंकि मोदी जी जैसा कम्युनिकेटर कांग्रेस के पास नहीं है। राहुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हैं। जातिगत जनगणना कराने की बात केंद्र सरकार पहले ही मान चुकी है। 125 यूनिट फ्री बिजली की बात राज्य सरकार ने कर दी है। तो जो मुद्दे आरजेडी या पीके अपने घोषणा पत्र में उठाने की बात करते हैं, वो मुद्दे अब नीतीश सरकार पहले ही उसे लागू कर रही है। तो अब देखना होगा कि अभी जब वक्त है चुनाव आने में, चुनाव आते वक्त कांग्रेस को क्या नीति अपनाती है और जनता कितना भरोसा कांग्रेस पर दिखाती है। धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मुकेश जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, देख